मैं खुशवंत सिंह आपका स्वागत करता हूं डिजिटल ज्ञानशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए हिस्ट्री का नया टॉपिक हम एक स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि आपके 10th ग्रेड के हिस्ट्री की बुक का सबसे पहला टॉपिक है। सबसे पहले समझ लेते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो सीधी सादी सी बात है कि यहां देशभक्ति की बात की जा रही है। देशभक्ति या फिर फीलिंग्स ऑफ लव एंड प्राइड टुवर्ड्स आवर नेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। नेशनलिज्म इन यूरोप, अगर यूरोप की बात करें हम तो यूरोप कहां है सबसे पहले यह समझना जरूरी है। यूरोप हमें वर्ल्ड मैप में देखना है। ये देखो बहुत बड़ा सा वर्ल्ड मैप यहां पे लगा हुआ है। इसमें आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, साउथ अमेरिका दिखेगा, अफ्रीका दिखेगा, एशिया दिखेगा और ये जो जगह आपको दिख रही है ग्रीन ग्रीन, ये है यूरोप। यूरोप एक ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री बनाने में बहुत ज्यादा इसकी अहमियत रहती है। तो चलिए देख लेते हैं यूरोप को थोड़ा सा और क्लोज अगर करके देखें, थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है हमें इस चैप्टर में। अच्छा, यहां बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा। तो देख लेते हैं। फ्रांस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पेन, पोर्चुगीज, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, है ना। ये सारी जगह हैं जिनके बारे में आपने सुना है। हमें जो मेजर कंट्रीज याद रखनी है उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे फ्रांस को, नंबर 1 इस कंट्री को याद रखना जरूरी है इस चैप्टर के लिए। उसके बाद में बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम या फिर एक बार के लिए समझ लो ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये वाली चीजें तो नाम तो सुन रखे होंगे ना। तो इंग्लैंड यहाँ है, ये ब्रिटेन अलग अलग तरीके से बनता है, हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर के बाद में। तो ये याद रखना है। एक हमें जर्मनी याद रखना है, एक हमें इटली याद रखना है और पोलैंड भी याद रखना है और एक ग्रीस याद रखना है। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें हमें याद रखना है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, यूनाइटेड किंगडम याद रखना, फ्रांस की लोकेशन याद रखना कहां है, कैसा है, जर्मनी, इटली, पोलैंड और ग्रीस, है ना। इन चीजों को हमें याद रखना है। तो आइए देखते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म का राइज किस तरीके से होता है। चलिए। तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी nationalism emerged as a force which changed the political and mental world of Europe and the end result was nation state। यानी कि ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे कि यूरोप का पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो है नेशन स्टेट। सर नेशन स्टेट क्या होता है, सिंपल से लैंग्वेज में एक बार के लिए समझने की कोशिश करेंगे। नेशन स्टेट अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री एक्सेट्रा। यानी कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहां के लोग आपस में कॉमन आइडेंटिटी शेयर कर सकते हो। सर आइडेंटिटी मतलब कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, ये सारी चीजें जो है शेयर करते हो, उसे हम कहते हैं नेशन स्टेट। जैसे इंडिया है, इंडिया में अच्छा दिवाली मनाई जाती है, ये हमारा एक कल्चर है। दिवाली ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है। अच्छा वर्ल्ड के और अगर दूसरे पार्ट्स की बात करें तो वहां नहीं मनती। यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें ये पर्टिकुलर चीजें फॉलो की जाती है। ये है एक नेशन स्टेट। अब बात करेंगे कि नेशन स्टेट हम यहां वर्ड यूज में क्यों ले रहे हैं। यूरोप में जो अभी आपने जर्मनी, फ्रांस वगैरह जो चीजें देखी है ना, हम यहां देखेंगे इस चैप्टर में एक चीज हमें सीखने को मिलेगी कि जैसे जर्मनी और इटली, पोलैंड और ये चीजें आज हमें जैसे दिख रही है वैसी पहले नहीं थी। तो सर पहले क्या था, पहले थी मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। तो समझेंगे राजतंत्र, एक राजा जो राज करता है। सर अब राजा लोग क्या करते थे, मोनार्क जो होते थे वो कभी जर्मनी पे यहां इन्वेजन कर रहे हैं पोलैंड की तरफ से, फ्रांस की टेरिटरी यहां तक फैल रही है, थोड़े टाइम बाद में इटली ने यहां तक कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें रहती थी। लेकिन आज हम जिस तरीके से इनको देखते हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे। तो ये ऐसे बने किस तरीके से, इस चैप्टर में हम यही चीज समझेंगे। ये सारा प्रोसेस जो था नेशनलिज्म के थ्रू हुआ, देशभक्ति के थ्रू हुआ। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। इन मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। आज जैसे हम नेशन स्टेट्स देखते हैं, आज हम जैसी कंट्रीज देखते हैं, पहले ऐसी नहीं थी। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, जैसा कि आज हम इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड को देखते हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके के किंगडम्स में डिवाइडेड थे। समझने की कोशिश करना। इस मैप में जब अगर आप जर्मनी वगैरह देखने चलोगे तो आप ढंग से पहचान नहीं पाओगे। अच्छा ये यहाँ फ्रांस है और जर्मनी तो पहचान में आ ही नहीं रहा, और ये वाली चीजें, स्विट्जरलैंड भी यहाँ है लेकिन ढंग से पहचान में नहीं आ रहा है। तो ये पहले का मैप है। आइए
बढ़ते हैं आगे। देन हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज, तो ये आइडिया आखिरकार इमर्ज हुआ कैसे। ग्रेड 9 में आपने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, ग्रेड 9 में आपने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी और वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बात करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे होती है और नेशन का आइडिया कैसे आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को सबको होती ही है, वो है कि 14 जुलाई 1789 वो टाइम था जिस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो देखेंगे समझेंगे एक बार के लिए कि अच्छा आप लोगों को कुछ प्रीवियस छोटा सा नॉलेज दे दूं मैं कि एक तो होता था किंग, राजा। अच्छा राजा के बाद में 3 अलग अलग स्टेप्स होती थी, वो होती थी क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट। सिंपल सी चीज समझना, क्लर्जी मतलब चर्च पीपल, जो चर्च में काम किया करते थे, ठीक है, फादर वगैरह और पादरी लोग, पोप हो गए, इस तरीके से। नोबिलिटी में जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, बड़े बड़े जो राज कराने वाले जो लोग थे, रॉयल फैमिलीज थी, वो इंक्लूडेड थी। और पीजेंट में जो बाकी सारे लोग जो लोकल बचे हुए हैं वो सब के सब पीजेंट्स में आते थे। तो यहां क्या होता था कि पीजेंट्स को टैक्स देने पड़ते थे, इन दोनों को नहीं देने पड़ते थे, यानी कि इन्हें और इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा, जबकि इनकी अगर बात करें तो इन्हें टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो पीजेंट्स को सिर्फ टैक्स देना होता था, और भी बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस थे जो कि पीजेंट्स के साथ में किए जाते थे। खैर बात करेंगे, ये तो हमने सोसाइटी को थोड़ा सा समझा। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने एक छोटी सी चीज देखी थी कि दिस वाज स्टार्टेड इन 1789। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये नेशनलिज्म का फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था यूरोप में। इससे पहले यूरोप में हुए छोटे मोटे दंगे फसाद सारे हुए थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ाइयां लड़ी गई थी, लेकिन जिस तरीके से जितना बड़ा बदलाव ये रेवोल्यूशन लेके आता है उतना इससे पहले कोई लेके नहीं आया था। स्टार्टिंग में चलती थी ऑल ओवर यूरोप में मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके से होते हैं। आपने देखा होगा डेमोक्रेसी जो कि हमारे इंडिया में है, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक होता है मोनार्की जिसे राजतंत्र कहते हैं, इसमें नेपोटिज्म चलता है, राजा का बेटा राजा बनता है। एक होता है डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो मोनार्की, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो मोनार्की राजतंत्र, डेमोक्रेसी जो इंडिया में है, और डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है कि उसका बेटा डिक्टेटरशिप वापस ले ही लेगा या डिक्टेटर बनेगा, जरूरी नहीं है। जो पावरफुल है वो डिक्टेटर बन जाता है, ठीक है। तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बदला गया, मोनार्की से चीजें बदलकर और डेमोक्रेसी में बदली गई। तो आइए देखते हैं। इट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था ये। एंड इट एबोलिश्ड मोनार्की, राजतंत्र को इस रेवोल्यूशन ने खत्म कर दिया सर। इस रेवोल्यूशन ने मोनार्की को खत्म करके, और पावर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजन। मोनार्क से पावर्स किसके पास में चली जाती है? फ्रेंच सिटीजन के पास में। यहां आप देख सकते हैं मोनार्क के पास में से पावर्स जाती है फ्रेंच सिटीजन्स के पास। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? कुछ चीजें और भी होती है। अच्छा, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस आए थे, तो ये चीजें आपको लिखनी है ना। तो द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, यानी कि फादरलैंड, जैसे हम मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं हमारी जमीन को, वैसे ये लोग कहते थे फादरलैंड। एंड ला सितोयन, यानी कि हम इस भारत के नागरिक हैं, तो वो कहते थे हम इस फ्रांस के नागरिक हैं, ला सितोयन, हम यहाँ के सिटीजन हैं। ये आइडिया जो थे थोड़े इम्फेसाइज होने लगे फादरलैंड के और इसके सिटीजन के। इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाने लगा। अच्छा, राजा था तब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, राजा अपने हिसाब से सारे डिसीजंस ले लेगा और अपने हिसाब से काम करेगा, जबकि यहां ऐसा नहीं था सर। अब डेमोक्रेसी आ गई थी, और डेमोक्रेसी में होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। ये किताब लिख दी गई सर संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया कि अगर एक क्लर्जी किसी को मारता है तो भी उसे भी फांसी होगी, अगर पीजेंट मानता है तो उसे भी फांसी होगी, यानी कि एक नियम कानून बना दिए गए। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन, एक नया फ्रेंच फ्लैग चूज किया गया। यहां आप देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ट्राई कलर 3 रंग वाला है ना, फ्रेंच फ्लैग है ये। द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड, एस्टेट जनरल जो है वो इलेक्ट की गई, इलेक्शन होते थे और उसके बाद में इलेक्टेड लोग जो थे, एक पार्लियामेंट बनाई गई। न्यू हाइम्स, हाइम्स का मतलब वैसे तो भजन वजन इस तरीके से होता है, लेकिन कुछ देशभक्ति गीत टाइप से बात है यहाँ पे। न्यू हाइम्स वर कॉम्पोज्ड, ऑथ वर टेकन, और ऑथ ली गई, शपथ ली गई सर। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। और इस टेरिटरी में
फ्रांस में जितने लोग आ रहे थे इन सब को एक साथ माना गया और इन सब के लिए एक नियम की किताब बनाई गई जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट, when the news of the events in France reached the different cities of Europe, अब होता क्या है कि जैसे फ्रांस में जो ये घटनाएं हुई और मोनार्की को हटा दिया गया और डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की गई, तो अब लोग वोट कर रहे हैं और इलेक्टेड पार्लियामेंट है, इस तरीके की चीजें जब हो रही थी तो ऑल ओवर यूरोप में मोनार्की थी, ऑल ओवर यूरोप में मोनार्की थी, लेकिन फ्रांस में नहीं थी। फ्रांस एक कंट्री है वहां की और यूरोप है कॉन्टिनेंट। तो समझना, जब इन इवेंट की न्यूज फ्रांस से बाहर निकल के दूसरी डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप में पहुंचती है तो वहां के स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स जो होते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग के एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले लोग ये क्या करते हैं, बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। ये जैकोबिन क्लब बनाने लगते हैं। जैकोबिन क्लब काइंड ऑफ इस तरीके से समझ लीजिए कि कुछ ऐसा एक क्लब जो कि डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के फेवर में काम करता है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फ्यूचर में कभी ना कभी ये लड़ेगा जरूर। तो देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। ये आगे बताता हूं आपको थोड़ा सा, ठीक है। द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो फ्रेंच आर्मीज जो थी, ठीक है, फ्रांस की आर्मी अपने यहां पे जब ये डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी कंट्री के बारे में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर कॉन्टिनेंट के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, हमें फ्रांस से बाहर भी ये वाली चीजें लेके जानी है। आइए समझते हैं होता क्या है सर। किस्से में एक नया हीरो आता है और वो नया हीरो कोई और नहीं, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। 1799 में नेपोलियन टुक ओवर पॉलिटिकल पावर में आता है और 1804 में ये डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर लेता है फ्रांस में। आइए देखते हैं। तो इन 1799 नेपोलियन टुक ओवर पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। सर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करेगा वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसमें लाखों लोगों की जान गई और जिन्होंने मोनार्की को हटा के मोनार्की के सिस्टम को हटा के और डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करी ताकि लोगों को अपने राइट मिल सके। वो सारे फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आता है और डेमोक्रेसी को हटा के और डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर लेता है। तो डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। समझने की बात यह है कि अगर फ्रांस वाले पहले एक मोनार्क को अगर उखाड़ के फेंक सकते हैं तो वो नेपोलियन को भी फेंक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम भी करे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जाके नेपोलियन ने काम थोड़ा अपना तरीका बदला और लोग उसके अगेंस्ट में होने लगे। तो आइए देखते हैं होता क्या है। इस वाले वीडियो में हम सिर्फ पहला जो हमारा टॉपिक है इसे कवर करेंगे। ऑल ओवर जो टोटल 5 टॉपिक्स हैं आपके इसमें, उनको हम अलग अलग वीडियोस में समझेंगे। तो आइए देखते हैं इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। इसने एक बुक लिखी थी सर, उसका नाम था द सिविल कोड। लिखी कब थी? 1804 में। 1804 आप लोगों को पता हो तो वो ईयर था जब इसने अपने आप को फ्रांस का डिक्टेटर अनाउंस कर लिया था। चलिए, अच्छा, इसे सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे सिविल कोड में आखिरकार क्या था। ये आप बुक का कवर देख सकते हैं यहां पे, है ना, द कोड नेपोलियन, सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड, इस तरीके से इसके नाम है। सिविल कोड 1804 में चीजें क्या थी सर, समझना सिंपल सी चीज। एबोलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। बाय बर्थ कुछ राइट्स मिला करते थे क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स को कि टैक्स तुमको नहीं देना है, तुमको नहीं देना और तुमको देना है। नेपोलियन बोनापार्ट आता है, सबसे पहले कहता है कि ये सिस्टम ही गलत है, इस सिस्टम को खत्म किया जाए। फ्यूडलिज्म इस सिस्टम का नाम कहते थे, फ्यूडलिज्म कह लो या एस्टेट सिस्टम कह लो, है ना। इस सिस्टम को खत्म किया गया। क्यों? क्योंकि क्लर्जी लोग जो थे इनको टैक्स बोल दिया गया कि तुमको भी देना है, नोबिलिटी को भी देना है और पीजेंट तो दे ही रहे हैं, ठीक है, अब टैक्स सबको देना पड़ेगा। इससे पीजेंट लोग जो थे वो बड़े खुश हुए कि हाँ ठीक है, अब इन लोगों के साथ में ऐसा नहीं है, ये लोग भी आज के बाद में टैक्सेस पे करेंगे। तो बाय बर्थ जो इनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार मिले हुए थे, वो एबोलिश कर दिए गए, ठीक है सर। सेकंड चीज, स्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ सीधी सी चीज हो गई कि भाई अगर एक पीजेंट किसी का मर्डर करेगा तो फांसी होगी, तो नोबिलिटी करेगा तो उसको भी होगी, क्लर्जी करेगा तो उसको भी होगी, है ना। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ का सीन या सिनेरियो स्टार्ट किया गया। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। और बोला गया कि पहले क्या होता था कि क्लर्जी और नोबिलिटी जो होते थे
क्लर्जी और नोबिलिटी, सिर्फ ये दो ही लोग थे जो कि सारी प्रॉपर्टी को ऑन करके रखते थे। पीजेंट्स तो बेचारे उनके वहां पे एज अ सर्फ या फिर एक दास बन के काम किया करते थे। सर्फ का मतलब होता है भूदास, जमीन के ऊपर जो दासता करता है या गुलामी करता है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी कि आज के बाद में पीजेंट को भी उनकी प्रॉपर्टी दी जाएगी, पीजेंट अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी कर सकते हैं। अच्छा, और क्या था सिविल कोड में? एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम एबोलिश हो गया, ये तो हमें पता चल ही गया, सीधी सी बात है। राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को दे दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एबोलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, तो सीधी सी बात है कि सभी के सामने इक्वलिटी आ ही गई और फ्यूडल सिस्टम खत्म हो ही गया था। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम एंड मेनोरियल ड्यूज, और लोगों को, पीजेंट्स जो थे उनको सर्फडॉम से और मेनोरियल ड्यूज से फ्री कर लिया गया। सर क्या मतलब होता है सर्फडॉम और मेनोरियल ड्यूज का? सर्फडॉम का मतलब होता है भूदास, सर्फ का मतलब होता है दास, ठीक है ना। लेकिन कौन सा दास सर? जो कि एक जमीन पर दास हो, ठीक है ना। एक तो ये भूदास जो होते थे, सर्फडॉम जो सिस्टम था, सर्फ लोग क्या किया करते थे कि क्लर्जी नोबिलिटी की जो जमीन होती थी, क्लर्जी या फिर नोबिलिटी की जो जमीनें होती थी, इन जमीनों पर ये अपना काम वाम किया करते थे। और जो भी सपोज कि अगर 10 बोरी अनाज हुआ है, 10 बोरी अनाज हुआ, या फिर सपोज कि 100 बोरी अनाज हुआ एक साल का, तो 10 बोरी दे दिया जाता था अपने पीजेंट को, और बाकी की जो 90 बोरी है, ठीक है, वो नोबिलिटी या क्लर्जी कोई भी ले जाया करता था। ठीक, यहां तक मुझे लगता है कि सर्फडॉम क्लियर होगा। बात करेंगे अगली, मेनोरियल ड्यूज। मेनोरियल ड्यूज क्या होता है कि ये जो क्लर्जी नोबिलिटी वाले लोग थे, ये पीजेंट्स लोगों को क्या किया करते थे, कुछ पैसे उधार दिया करते थे, मनी बोर मतलब उधार देते थे। होता क्या था इससे, पीजेंट अगर वो पैसा चुका भी दे, लेकिन उसका ब्याज इतना होता था कि आपने सपोज 500 रुपए उधार लिए हैं, लेकिन वो चुकाने में आपको कितने ही 500 चुकाते जाएं, फिर भी आपका जो ऋण है, या जिसे क्या कहेंगे, मतलब पैसा जो है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो आगे से आगे बढ़ते जा रहा है और ले लिया जा रहा है। तो वो चीज थी मेनोरियल ड्यूज। तो मेनोरियल ड्यूज को इन्होंने मना कर दिया कि आज के बाद में जितने मेनोरियल ड्यूज थे खत्म किए जाएंगे, कोई भी पीजेंट से आज के बाद मेनोरियल ड्यूज नहीं लेगा, और कोई भी उन्हें सर्फडॉम वाले जो सिस्टम है इसे बंद कर दिया जाए। तो नेपोलियनिक कोड में इसने जबरदस्त तरीके के रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए नेपोलियन बोनापार्ट ने। आगे देखते हैं क्या था। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस मतलब क्या होता है? देखो, गिल्ड का मतलब एक छोटी सी चीज होती है, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन सिंपल सा समझना, कुछ ऐसे लोग वो क्या करते हैं, एक चीज को कंट्रोल करते हैं कि जो मार्केट है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपने जैसे स्कैम 92 और ऐसे कुछ वेब सीरीज देखी होंगी, तो आपने बिग बुल करके नाम सुना होगा। ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो मार्केट में जितना अनाज होता है या जितनी जो चीजें होती है, ये उसे स्टोर कर लेते हैं। सपोज कि गेहूं है, मैं बिग बुल हूं, मैंने सारे के सारे गेहूं को स्टोर कर लिया है, मार्केट का जितना गेहूं था वो खरीद लिया है मैंने। अब क्या होगा, मैंने 20 रुपए किलो की रेट में जब था तब खरीदा था और सारा खरीद के रख लिया। अब क्या हुआ, मार्केट में गेहूं बचे नहीं। अब जब गेहूं बचेंगे नहीं, तो गेहूं की रेट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जब ये चीज बढ़ने लगेगी तो मैं क्या करूंगा, अपने गोडाउन खोलूंगा और सारी ट्रक्स को निकालूंगा एक साथ कि चलिए ले जाइए, है ना। और तब क्योंकि रेट बढ़ी हुई है, तो मैंने 20 रुपए किलो में खरीदे थे चाहे, लेकिन आज मैं उन्हें 40 रुपए किलो में बेचूंगा। और इस तरीके से कुछ बिजनेसमैन का एक ग्रुप मिलकर और ये काम किया करता था, ये कार्रवाई किया करता था। तो ये उसने मना कर दिया कि भाई ये चीज आप नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव। जो ट्रांसपोर्ट था, कम्युनिकेशन था, आवागमन के जो साधन थे, एक जगह से आना जाना, वो सारी चीजें उसने ठीक करवाई, सड़कें वड़कें बढ़िया करवाई। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स। तो जितने भी लॉज थे, ठीक है, उनको यूनिफॉर्मिटी में लाया, वो एक तरीके से सबको ठीक तरीके से उसने लिख के बताया सबको। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर। पहले क्या था कि वेट और मेजरमेंट में अलग अलग चीजें थी। सपोज कि ये पूरा फ्रांस है, इसमें इस एरिया में कुछ और है, इस एरिया में कुछ और है। यहाँ पे सपोज कि जो 5 किलो वाला वेट है, या जिसे हम बाट कहते हैं, है ना, वो अगर यहां जाओगे तो वो यहां पर अलग ही कुछ मिलेगा, 7 किलो का मिलेगा, ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट था। अच्छा, यहां पे अगर कोई 5 फीट का आदमी है, ठीक है, तो 5 फीट की यहां जितनी लेंथ होती है उसे यहां पे 7 फीट कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग सी चीजें थी। तो खैर, वेट मेजर को स्टैंडर्डाइज्ड किया गया, सब जगह बोला गया 5 तो एक फिक्स किया जाएगी, सब जगह 5 किलो यही हो, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, कॉमन नेशनल करेंसी, और सब जगह पे अपने फ्रांस में जहां जहां उसकी टेरिटरी थी वहां वहां उसने अपनी करेंसी लगाई। अब समझना आगे। इनिशियली अब देखो कितने बढ़िया बढ़िया चेंजेस किए गए नेपोलियन बोनापार्ट के थ्रू।
है ना, नेपोलियनिक कोड लाया वो 1804 में और सभी पीसेंट्स को खुश कर दिया। अब चाहे डिक्टेटरशिप भी स्टेब्लिश हो, लेकिन लोगों को तो उनके राइट मिल रहे हैं, लोगों को तो सब कुछ अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो लोगों को फिक्र ही नहीं थी कि हमें कौन मतलब रूल कर रहा है या क्या हो रहा है, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन होता क्या है सर, Initially, in many places, the France armies were welcomed as harbingers of liberty. सर समझने की कोशिश करना, नेपोलियन बोनापार्ट का विजन कम नहीं था, मतलब छोटा मोटा नहीं था, वो चाहता था कि मैं ऑल ओवर यूरोप को कॉन्कर करूं। ठीक है, यहां पर कंट्री है सर फ्रांस, और वो चाहता था कि भैया ऑल ओवर यूरोप में अपनी टेरिटरी स्टेब्लिश होनी चाहिए। अब जब स्टेब्लिश होनी चाहिए पूरी टेरिटरी हर तरफ, है ना, तो अपनी आर्मीज लेके वो बाहर निकलेगा। अब वो जिस जिस स्टेट में जाता, एक बात बताओ, ऑल ओवर यूरोप में तो मोनार्की स्टेब्लिश है, लेकिन यहां पर है डिक्टेटरशिप। चीज समझने वाली यह है कि इसने छूट बहुत दे रखी है, बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रखी है लोगों को। अब जहां जहां ये जाएगा वहां मोनार्की को खत्म करेगा और अपनी टेरिटरी बनाएगा, और अपनी टेरिटरी में सिविल कोड यूज लेगा। जब सिविल कोड इंपोज किया जाएगा तो लोगों को फ्रीडम मिलेगी। तो हर जगह के जो लोग थे वो कहने लग गए कि भैया हमारे यहां और हमारे राजा को मारो। इस तरीके की चीजें चलने लग रही थी। अब क्या होता है सर, वेलकम किया जा रहा था फ्रांस की आर्मीज का। फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स, हार्बिंगर्स यानी तोहफा देने वाला सर। ठीक है, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी की, ये आजादी का तोहफा देने आएंगे हमको। लिबर्टी वर्ड का ये जो टर्म है इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब होता है आजादी। ठीक है, लिबर एक वर्ड है, लेटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है आजाद, फ्री। ठीक है, बट इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that they did not give political freedom. लेकिन कुछ ही टाइम बाद में मालूम पड़ता है सभी लोगों को कि जो इंसान हमें इतनी छूट दे रहा था वो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो खत्म कर रहा है। सर नेपोलियन बोनापार्ट का विजन है ऑल ओवर यूरोप को कॉन्कर करना। अब यूरोप को कॉन्कर करना है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी से जाके मांगेंगे आपकी टेरिटरी हमें दो और वो मिल जाएगी। नहीं 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 सर, उसके लिए लड़ना पड़ेगा आपको, उसके लिए जंग करनी पड़ेगी, लोगों को मरवाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अब सीधा सीन क्या होता है अगली स्लाइड में आपको देखने मिलेगा। नेपोलियन बोनापार्ट टैक्स को इंक्रीज कर देता है सर, टैक्सेस जबरदस्त इंक्रीज कर देता है, लोग पे नहीं कर पाते हैं। सर टैक्स क्यों इंक्रीज कर रहा है? यूरोप को जीतना है ना सर, तो आर्मी बनानी पड़ेगी, लोगों को लाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और देखना, ये फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है जबरन, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन मतलब कॉन्स्क्रिप्शन सॉरी, ठीक है, इसका मतलब होता है जबरन भर्ती। जबरन भर्ती यानी फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, जबरन भर्ती करना लोगों को आर्मी में। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी आर्मी को भेजा और बोला कि जाओ लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ, क्योंकि हमें यूरोप जीतना है तो हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किया गया। लोग बहुत चिढ़ने लग गए कि ये तो तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, लोग बाग इसे क्रिटिसाइज करने लगे तो इसने सेंसरशिप इंपोज कर दी। क्रिटिसाइज करने लगे, उसकी आलोचना करने लगे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गलत कर रहे हो हमारे साथ में, तो इसने सेंसरशिप इंपोज कर दी। यानी लोगों को बोल दिया कि तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ना कुछ बोल सकते हो, ना कुछ लिख सकते हो, ना कुछ छाप सकते हो, चुपचाप जो हम कर रहे हैं उसे सहन करते रहिए। तीसरी चीज जो इसने करी थी वो टैक्स को इंक्रीज कर लिया था। क्यों? क्योंकि वॉर में पैसा लगता है सर, वहां लड्डू तो बट नहीं रहे, गोलियां चलानी पड़ेगी, लोगों को पैसा देना पड़ेगा, आर्मी को खाना खिलाना पड़ेगा दोनों टाइम, जो जख्मी हो गए उनको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिएगा, बहुत सारे खर्चे होते हैं वॉर में, तो उसके लिए टैक्स बढ़ाना जरूरी है। पैसा, राजा ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठ के टाई वाई लगा के जाएगा कि चलो मेरे जॉब का टाइम हो गया मैं जाता हूं। राजा पैसा लाएगा कहां से? टैक्स से। रूलर पैसा लाएगा कहां से? टैक्स से। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यही किया, टैक्स को इंक्रीज करता है, सेंसरशिप इंपोज करता है क्योंकि लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। और बाकी के यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच आर्मीज में, फ्रेंच की आर्मी में अलग अलग लोगों को लाया जाता है, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन किया जाता है, जबरन उनको रिक्रूट किया जाता है। ये चीज खैर पहला टॉपिक हमारा हो चुका है यहां तक, लेकिन इसके आगे भी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूं। यहां पे आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी मैं आपसे बता देता हूं, कुछ स्लाइड्स मैंने और जोड़ी है अलग से। होता क्या है सर, आपने एक छोटी सी चीज देखी है ना, यहां बात करते हैं। 1789 में होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो पॉलिटिकली इंटरफेयर करना स्टार्ट करता है फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में। 1804 में वो डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर लेता है, कहां पे? फ्रांस में। 1804 में डिक्टेटर बन जाता है सर, डिक्टेटर बन जाता है। कब तक रहता है सर?
डिक्टेटर रहता है वो 1815 तक, या यहां लिख लेते हैं 1815 तक। सर 1815 तक ही? बिल्कुल। क्यों सर? उसका रीजन समझना बेटा। यहां पर है पूरा यूरोप, यहां पर है फ्रांस। इस फ्रांस की आर्मी बाहर निकल रही है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अपनी टेरिटरी स्टेब्लिश कर रही है। लेकिन होता क्या है कि बाकी लोग भी तो है ना, यहां पे मोनार्की मोनार्की मोनार्की, ऑल ओवर यूरोप में तो मोनार्की है। अब जो मोनार्क लोग हैं उन सबको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट आ गया तो हमारी जो सत्ता चल रही है, हमारी जो पावर, हम जो पावर में हैं, हमें हटा दिया जाएगा और वो हमारी टेरिटरी गेन कर लेगा। और हमारे लोग चाह भी यही रहे कि नेपोलियन बोनापार्ट आए, क्योंकि वो सिविल कोड इंपोज करता है और सिविल कोड में बहुत सारी छूट दी गई है लोगों को। तो लोग उसे बुला रहे हैं, आजादी का तोहफा देने वाला इंसान कह रहे हैं उसको और फ्रांस की आर्मी को। तो इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया बेटा, इन सभी लोगों को, ये जितने मोनार्क दिख रहे हैं ना, इन सभी लोगों ने मिलकर अपनी टेरिटरी बनाई, अपनी एक सेना बनाई, सबने मिलकर और फ्रांस पर हमला किया, नेपोलियन बोनापार्ट पर हमला किया। इन सब लोगों को कहा जाता है कंजर्वेटिव। इन लोगों के लिए एक टर्म यूज होती है बेटा, कंजर्वेटिव। क्यों? अच्छा, कंजर्वेटिव किस किस के लिए यूज होती है समझना। किंग आ गया, इसमें क्लर्जी आ गए, नोबिलिटी आ गई, पीजेंट नहीं आएगा सर। अच्छा, किंग, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनके लिए कंजर्वेटिव यूज किया जाता है। कंजर्वेटिव हालांकि उसे कहते हैं जो चाहता है कि भाई कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, जैसा पहले चल रहा था वैसे चलता रहे, उसे कहते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इन लोगों को भी क्या कहा गया, कंजर्वेटिव कहा गया। और इन्होंने अपनी कंजर्वेटिव फोर्सेस लेके नेपोलियन बोनापार्ट पे हमला किया और लड़ाई लड़ी जाती है सर ऑस्ट्रिया, बैटल ऑफ वाटरलू नाम से 1815 में। और सारे मोनार्क मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का वो डिक्टेटर, परास्त होता है, हारता है। और जब कोई देश किसी दूसरे देश से हार मानता है तो उसे ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, संधि करनी पड़ती है। और संधि में वो जो देश है जो जीत चुके हैं वो बहुत सारी शर्तें थोपते हैं सामने वाले देश के राजा पर, या फिर डिक्टेटर है तो उस पर, या रूलर जो भी है उस पर। होता क्या है देखेंगे, छोटा सा समझने की कोशिश करेंगे। द बैटल ऑफ वाटरलू 1815, नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस से, और ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन की जाती है। यहां आप देख सकते हैं, ये आपको नेपोलियन दिखाई दे रहा है यहां बैठा हुआ, और बहुत सारी ये ट्रीटी, बहुत सारी सील लगी हुई है, इन पे साइन कर रहा है सर नेपोलियन, साइनिंग द ट्रीटी ऑफ पीस एट वियना। इसमें कुछ डेलीगेट्स हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार के लिए कि बर्बन डायनेस्टी जिसे कि हटा दिया गया था उसे वापस से लाया जाता है, रिवर्सिंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैज बीन डन ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियन ने जिस तरीके की चीजों को चेंज किया था वो वापस से बदलाव की गई, उनमें फिर से बदलाव किए गए, और नेपोलियन बोनापार्ट के जितने बदलाव थे वापस बदल के और पहले जैसे कर दिए गए, जैसे कि अपने कंजर्वेटिव रिजाइम चाहती थी। बर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रांस की एक डायनेस्टी थी जहां का लुइस 16 रहने वाला था, ठीक है, जहां का राजा था, उसे फिर से रिस्टोर किया गया। रीडिस्ट्रीब्यूट द टेरिटरीज हैड अनेक्स्ड बाय नेपोलियन, और नेपोलियन ने जो टेरिटरी अनेक्स की थी वो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जिससे टेरिटरी ली गई थी उसे वापस से दे दी गई। और चौथी चीज, स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन। और फ्रांस के एक्सपांशन को अब रोकने के लिए जो स्टेट्स थे उनको एक तरीके से गाइड कर दिया गया कि आप यहां पे इनकी बाउंड्रीज पे ध्यान रखेंगे कि फ्रांस जो है एक्सपांड ना करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, देखेंगे हम। सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।